हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग रेड हेयर को दिखाने से होती है। वो अपने रेड फ्लेम्स में लिपटे हुए फेक्शन 60 की सिटी तक पहुंच चुका था। वो अपनी पावर को आसमान में भेजते हुए कहता है, फेक्शन 60 स्कूल, मैं आर्ट ऑफ एक्सप्लोजन का यूज करके तुम्हें पूरी तरीके से तबाह कर दूंगा। तभी सीन हुआंग नाम के एक बंदे की तरफ शिफ्ट होता है। ये मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन के अड्डे पर आया हुआ था और ये एक मैजिकल बॉल के जरिए जू के साथ कम्युनिकेशन करते हुए कहता है कि मैं मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन के अड्डे पर पहुंच चुका हूँ। जिस पर जू कहता है कि तुम इतनी आसानी से उनके अड्डे पर नहीं जा सकते। तो हुआंग कहता है कि घबराने की कोई बात नहीं, वो लोग यहाँ पर है ही नहीं। और इतना कहकर वो उड़ते हुए ऊपर जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि सेंट्रल टेबल पर काफी ज्यादा धूल जमी हुई है। इसका तो यही मतलब है कि मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स काफी टाइम से यहाँ पर है ही नहीं। साथ ही में हुआंग यहाँ पर जू को लीडर के खतरनाक स्वॉर्ड पावर के बारे में भी बताता है। आगे वो और भी कुछ कहने वाला था कि तभी उसके सामने कोई मैजिक एक्टिवेट होता है और वो बात नहीं बताता जो बताने वाला था। इसके बदले में वो जू को यहाँ की लोकेशन भेजता है। इसके बाद हमें इलाइट क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वेंग के दोस्त आज चैरिटी सेल के लिए उन लोगों को क्या क्या करना है उसके बारे में बात कर रहे थे। आगे जब शेन गुओ से पूछता है कि तुम क्या लेकर आए हो, तो गुओ कहता है कि नहीं, वो तो अभी सरप्राइज है। और जब यही सेम सवाल गुओ उससे पूछता है तो शेन कहता है कि मैं ना एक स्पेशल चीज लेकर आया हूँ। और इतना कहते ही वो वहाँ पर अपनी डेट की एक पुरानी तलवार समन करता है, जिसे देखकर गुओ उससे पूछता है कि तुम अपने डेट की तलवार क्यों लेकर आ गए हो? क्या तुम्हें उनसे डर नहीं लगता? कहीं कूट कुटा दिया तुमको तो? सही बात बोल रहा है बेचारा गुओ। उनको पता चल जाए कि कुछ गलत किया अपन ने तो लट्ठ से मारते हैं, लट्ठ से। जिस पर शेन कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। और उल्टा उन्हें जब पता चला है कि स्कूल में चैरिटी सेल होने वाली है ना, तो उन्होंने खुद से ये तलवार डोनेट की है, क्योंकि हमारी फैमिली ना हर साल एक तलवार बनाती है और ये तलवार 1982 की है। लेकिन उसकी इन सारी बातों में किसी को कोई इंटरेस्ट होता नहीं है, फालतू की शेकी मार रहा है। और वो लोग अपनी ही गोसिप में लगे हुए थे, पकड़ 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 पकड़। उसी गोसिप में लिन बता रही थी कि उसने सेल में बेचने के लिए फ्रोगी का एक छोटा सा फिगर बनाया है, जो कि देखने में काफी अच्छा था। साथ ही में उसने उन सभी के चेहरे के भी फिगर बनाए थे उन्हें गिफ्ट देने के लिए, और ये गिफ्ट उन लोगों को काफी ज्यादा पसंद भी आता है। फिर लिन कहती है कि मुझे ये मेरी सिस्टर ने बनाना सिखाया है और अब तो मैं इसमें मास्टर बन चुकी हूँ। तभी सुन वेंग से पूछती है कि क्या तुम कुछ नहीं लाए हो? जिस पर वेंग कुछ नहीं कहता। तो सुन लिन से कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि इस बार भी वेंग कोई क्रेजी चीज करेगा? जिसके बाद वो दोनों सोचने लगती हैं कि वेंग ना शायद एक बड़े से कीड़े के मुंह में से आग निकालेगा, जो कि काफी ज्यादा तबाही मचा देगा। मगर तभी वेंग उनके सामने एक राइस कुकर प्रेजेंट करता है। ये क्या चीज लेके आया रे भाई तू? और ये वही राइस कुकर था जो उसने पिछले एपिसोड में वे ऑफ हेवन से लिया था। अरे बाप रे, वे ऑफ हेवन से राइस कुकर लेके आया। अब ये राइस कुकर देखकर सब लोगों के दिमाग में नॉस्टैल्जिया आ जाता है कि यार ये सेल में राइस कुकर कोई क्यों खरीदेगा। खैर इसके बाद सीन स्कूल के प्लेग्राउंड की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर स्टूडेंट्स ने कई सारे स्टॉल्स लगाए हुए थे अपनी अलग अलग तरह की चीजें बेचने के लिए। और फिर थोड़ी देर बाद शेन वहाँ पर उसके और अपने दोस्तों का स्टॉल रिवील करता है, और तभी पीछे से एक डिलीवरी मैन आकर गुओ को एक हरे रंग का मिट्टी का गमला डिलीवर करता है। और वेंग के पूछने पर गुओ कहता है कि हाँ, आज वो यहाँ पर इसे ही सेल करने वाला है। इतना कहते ही वो उस गमले को जमीन पर फेंक देता है और उसके अंदर से 3 क्यूट से मैजिकल कैट्स बाहर निकलते हैं, जिसे देखकर सुन और लिन तो उसके दीवाने हो जाते हैं। हम तो दीवाने दीवाने तेरे हैं दीवाने। और फिर आगे गुओ कहता है कि पिछली रात ही इन मैजिकल बीस्ट ने मेरी स्पिरिचुअल बीस्ट शॉप पर जन्म लिया है और आज मैं इन्हें यहाँ पर सेल करने के लिए लेकर आया हूँ। इसे सुनने के बाद जब आगे शेन उनमें से एक कैट को उठाता है तो वो कैट काफी ज्यादा हिल रही थी, मानो उसे उसके पास रहना ही नहीं है। म्याऊ। अबे ओ खुसट, छोड़ मुझे, ऐसा वो कैट बोल रही थी। लेकिन शेन ये बात समझ नहीं पाता है, उसको तो खाली म्याऊ म्याऊ सुनाई दे रहा था। तो कैट सोचती है कि अब इसको दूसरी भाषा में समझाना पड़ेगा और वो उसके चेहरे पर स्क्रैच करके वहाँ से भाग जाती है। शेन उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है और उसे देखकर बाकी के दोस्त उसके ऊपर खूब हंसते हैं। ही रहा 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 ही रहा।
तो वहीं दूसरी तरफ हम रेड हेयर को सेक्शन 60 के स्कूल यूनिफॉर्म में स्कूल के अंदर घुसते हुए देखते हैं और इस दौरान वो कह रहा था कि सेक्शन 60 की सिक्योरिटी तो काफी ज्यादा लो है। पता नहीं गेमर और दाढ़ी वाले बाबा इसे लो सेक्शन के हाथों कैसे मारे गए। पता चल जाएगा बेटा, जल्दी पता चल जाएगा। तेरे बाप को सामने आने दे पहले। अब वो यहाँ पर इतना सोच ही रहा था कि तभी पीछे से टीचर पेन उसे आवाज लगाती है और पूछती है, ओए तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये सुनकर तो रेड हेयर के पसीने छूटने लगते हैं। कहीं वो पकड़ा तो नहीं गया और वो कुछ नहीं कह पाता। और अब इस वजह से तो टीचर को उसके ऊपर शक होता है। वो नोटबुक समन करके उससे उसका नाम और क्लास पूछती है। वो ये भी कहती है कि तुम्हारे जैसा हेयर स्टाइल यहाँ पर रखना अलाउ नहीं है। तुमने अपने बालों को कलर कैसे किया है? ये क्या स्कूल है कि यहाँ पे मॉडलिंग शो चल रहा है? तुम यहाँ पर पढ़ने आते हो कि मॉडलिंग करने आते हो? तुम्हारे माँ बाप को बुलाना पड़ेगा, तुम्हारा पिटवाना पड़ेगा। जाओ वहाँ जाकर मुर्गा बन जाओ, जाओ। जिसे सुनकर रेड हेयर हड़बड़ाहट में टीचर से माफी मांगने लगता है। माफ कर दीजिए टीचर, आगे से ऐसा नहीं होगा। और इस दौरान हम देखते हैं कि उसके काफी ज्यादा पसीने छूट रहे थे और वो मन ही मन कहता है कि मेरे जैसा प्री इमोर्टल फेस वाला कल्टीवेटर एक गोल्डन पील फेस वाली कल्टीवेटर के सामने क्यों झुककर माफी मांग रहा है? वो इसीलिए बेटा ताकि टीचर तुम्हें स्कूल से बाहर ना भगा दे। अब उसकी इतनी माफी सुनकर टीचर पेन उसे माफ कर देती है। माफ कर देती है? अरे यार क्या खड़ेली टीचर है यार। हमारी टीचर तो हमें मुर्गा बनाती थी और फिर पूरी क्लास के सामने कुकड़ू भी बुलवाती थी। फुल बेइज्जती होती थी भाई साहब। और मैं तो था बैक बेंचर। रोज मुर्गा बनता था और रोज कुकड़ू बोलता था। खैर आगे टीचर कहती है कि अगली बार अपने बाल को ठीक करके आना, वरना मुझे तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाना पड़ेगा। और बस इतना कहकर टीचर वहाँ से चली जाती है। तो इधर रेड हेयर कहता है कि ग्रेजुएशन के इतने सालों बाद भी मुझे स्कूल के प्रोफेसर से डर लग रहा है। ये तो काफी अजीब बात है। खैर इसके बाद वो छत पर चला जाता है जहाँ से उसे ग्राउंड पर चल रहे चैरिटी सेल साफ साफ नजर आ रही थी। और फिर इसके तुरंत बाद वो उनके ऊपर अपनी रेड डिवाइन फ्लेम्स का यूज करके अटैक कर देता है। तो वहीं इस तरफ सेल के दौरान सब लोग अपने लाए हुए प्रोडक्ट्स का प्रचार कर रहे थे, लेकिन अपना वेंग मस्ती से होकर मस्ती में बैठा हुआ था। तभी वो अपनी पावर्स का यूज करके देखता है कि उनकी तरफ रेड फ्लेम्स आ रही है, जिसे वो चुटकी बजाते ही फायरवर्क्स में बदल देता है। हाँ, इसका काम यही है, गुंडों को हराना। ये बेचने का काम हमसे नहीं होता भाई साहब। तभी शेन वेंग से कहता है कि अगर तुम ऐसी चुपचाप बैठे रहोगे तो तुम्हारा सामान कोई नहीं खरीदेगा। देखो मेरे जैसे जोश में आकर अपने सामान का प्रचार करो। आलू ले लो, लौकी ले लो, भिंडी ले लो, 10 रुपए टमाटर, ए वाले रद्दी वाले भंगार वाले ले लो बेन जी, सस्ते में लगा देंगे। जिस पर गुओ कहता है कि क्या तुम्हें पता नहीं कि वेंग के लिए एक और वर्ड बोलना कितना ज्यादा मुश्किल है। तभी सून सामने आकर वेंग की मदद करने का डिसाइड करती है। तभी गुओ उससे पूछता है कि सुन तुम आखिर सेल करने के लिए क्या लेकर आई हो? तो सुनना एक ब्लैक बॉक्स बाहर निकालती है जिसके अंदर रेड कलर का एक बटन था। और वो बटन कोई आम बटन नहीं था, बल्कि सुन के फादर की कंपनी के रॉकेट लॉन्चर का बटन था। और यह सुनकर तो सब लोगों की बोलती बंद हो जाती है। अरे बाप रे। तो वहीं इस तरफ रेड हेयर अपने रेड फ्लेम्स को डिसअपियर होते हुए देखकर चौंक जाता है, क्योंकि प्री इमोर्टल फेस से नीचे वाले लोग उसे फील नहीं कर सकते हैं। अबे बावड़ी बूच, ये इमोर्टल फेस वगैरह गए तेल लेने। इस पूरे ब्रह्मांड से ऊपर का है वेंग, समझ में नहीं आती तेरे को? नहीं, उसको समझ में नहीं आती है। वो एक बार फिर अपनी रेड डिवाइन फ्लेम्स का यूज करता है, जो कि इस बार भी किसी अनजान फोर्स से टकराकर डिसअपियर हो जाती है। अब इसके कारण रेड हेयर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो तुरंत बाद एक राइस कुकर समन करता है। और फिर वो उसके अंदर अपनी सारी आर्ट ऑफ एक्सप्लोजन यानी रेड फ्लेम्स को भरकर उसे सेल के बीचों बीच एक स्टॉल के ऊपर टेलीपोर्ट कर देता है। और फिर वो ये सोचकर खुश हो रहा था कि जैसे ही वहाँ पर कोई उस राइस कुकर को टच करेगा तो वहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका होगा, जिसके कारण पूरा सेक्शन 60 का स्कूल मिट्टी में मिल जाएगा। उसे लग रहा था कि उसका ये वाला प्लान तो एकदम रामबाण की तरह काम करेगा। लेकिन इधर वेंग, देखो ये हमसे छोटे मोटे काम नहीं होते, लेकिन ये गुंडों को हराना ये हम आराम से कर लेते हैं। उसके राइस कुकर को वेंग ने ना पहले से ही नोटिस कर लिया था। और फिर क्या, इसके थोड़ी देर बाद वो राइस कुकर वहाँ से टेलीपोर्ट होकर जू के पीछे अपीयर होता है। और फिर वहीं पर बाद में वेंग भी टेलीपोर्ट हो जाता है। तो उसे देखकर जू कहता है
कि मैंने पूरा स्टेडियम खाली करवा दिया है, अब हमको कोई नहीं देख रहा है। इसके बाद वेंग अपने उसी राइस कुकर को समन करता है जो वो वे ऑफ हेवन से लेकर आया था, और फिर वो रेड हेयर वाले राइस कुकर को हवा में इधर उधर उड़ाकर फाइनली अपने राइस कुकर के अंदर कैद कर लेता है। और फिर जाते जाते वो जू को बताता है कि रेड हेयर ना छत पर है, तुम उसे संभाल लेना। जिस पर जू कहता है कि हाँ हाँ मैं संभाल लूंगा। तो इधर रेड हेयर को यकीन नहीं हो रहा था कि किसी ने उसके राइस कुकर को भरी दोपहर में गायब कर दिया। तभी जू उसके पीछे आकर कहता है, रेड हेयर द मोस्ट वांटेड क्रिमिनल फ्रॉम मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन, हमें तुम्हारे हर मूवमेंट के बारे में पता है दोस्त। तो वहीं जू को देखकर रेड हेयर को लगता है कि ये सब इसका किया कराया है, लेकिन तुरंत बाद वो कहता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तुम तो नहीं हो सकते, तुम तो सिर्फ गोल्डन पील फेस पर हो, मैं तुम्हें आसानी से खत्म कर सकता हूँ। जिस पर जू अपनी तलवार बाहर निकालते हुए कहता है कि मैं किसी से नहीं डरता, तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। जिसके जवाब में रेड हेयर कहता है कि तुम ना काफी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो, और इतना कहते ही वो उसके ऊपर अपनी रेड फ्लेम से अटैक कर देता है, जिससे वहाँ पर काफी बड़ा धमाका होता है। लेकिन इन सब से जू को एक खरोच तक नहीं आती, बल्कि यहाँ पर तो उसका पहना हुआ पीले कलर का सूट काफी ज्यादा चमक रहा था। और दोस्तों ये वही सूट है जो पहले के एपिसोड के आखिर में वेंग ने उसे गिफ्ट दिया था। इसके बाद रेड हेयर जू के ऊपर एक के बाद एक काफी ज्यादा खतरनाक अटैक करता है, लेकिन उसके उन सारे अटैक्स को जू का पहना हुआ सूट एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसे देखकर तो अब थोड़ी सी ही सही लेकिन रेड हेयर की फटने लगती है। और वो उससे पूछता है कि तुम तो सिर्फ गोल्डन फेस पर हो, तो तुम्हारे पास ये सूट कहाँ से आया। जिस पर जू वेंग के दिए हुए सूट के बलबूते पर एकदम हीरो की तरह एक्टिंग करते हुए कहता है, मैं हूँ जू, इस सिटी का हीरो, अगर तुम मुझे हर्ट कर सको तो मैं हार मान लूंगा। जिसे सुनकर रेड हेयर हंसते हुए कहता है तुम एक गोल्डन फेस वाले मुझे चैलेंज करने की हिम्मत कैसे हुई। और इतना कहते ही वो आसमान में चील की तरह उड़ते हुए जू के पास आकर कहता है, तो क्या हुआ, तुम पर मैजिक का असर नहीं हो रहा है, मैं तुम्हें फिजिकल अटैक से भी तो हर्ट कर सकता हूँ। और इतना कहते ही वो छत के ऊपर काफी बड़ा धमाका करता है, जिसे ग्राउंड में खड़े हुए स्टूडेंट्स भी देख लेते हैं और कहते हैं कि आजकल छत पर कुछ ज्यादा ही धमाके हो रहे हैं, शायद इस बार भी कोई अनलकी विलन इमॉर्टल हीरो के हाथ लग गया है। तो वहीं इधर हम वेंग को अपने स्टॉल पर उदास होकर शांति से बैठा हुआ देखते हैं। तो इसीलिए तभी सून आकर उससे उसका राइस कुकर खरीदने की बात करती है। तभी सीन स्कूल क्लासरूम की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर प्रिंसिपल कहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। चैरिटी सेल से 1 मिलियन स्पिरिचुअल कॉइन जमा हुए हैं, जिसे हम पुअर फैक्शंस के डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छे से यूज करेंगे। तभी टीचर पेन वेंग को कॉन्ग्रेचुलेशन करती है, क्योंकि उसका लाया हुआ आइटम सबसे ज्यादा प्राइस में बिका था, यानी कि सून ने उसका आइटम हद से भी ज्यादा पैसे देकर खरीदा है। अरे बहुत पैसा है यार अपने पास। आगे जब प्रिंसिपल खुश होकर वेंग से पूछते हैं कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तब वेंग एक उंगली का इशारा करता है, जिस पर प्रिंसिपल को लगता है कि उसे कोई सर्टिफिकेट या फिर कोई मैजिकल चीज चाहिए। लेकिन नहीं, वेंग यहाँ पर कहता है कि उसे सिर्फ एक ड्राई नूडल का पैकेट चाहिए। अरे बाप रे बाप, ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।